हैं और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां हम अपने हौसलों को बुलंद करते हुए कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब अनेक तरह की अफवाहें और डर सामने आ जाते हैं तो वो हमारे हौसलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस महामारी का इलाज तो हम ढूंढ ही लेंगे, इस पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन डर और भ्रम का कोई इलाज नहीं है। चूंकि दैनिक उजाला अपनी इस जिम्मेदारी को समझता है, इसीलिए हम आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जिसमें हम आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे सके, आपके डर को कम कर सके और आपके भ्रम को दूर कर सके। इसी पर आज बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चेतन मित्तल, प्रैक्टिसिंग जनरल फिजिशियन। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मुझे याद है जब आप पिछली बार आए थे तो आपने बताया था कि आम जो फ्लू है वो 3-4 दिन में चला जाएगा, लेकिन जो कोरोना का फ्लू रहता है वो 7-8 दिन तक रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि समझ में कैसे आएगा ये आम फ्लू है और ये कोरोना का फ्लू है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फ्लू बीमारी बोली जाती है उसका मतलब होता है एक वायरल फीवर। कोई वायरस आया हमारे अंदर और उसकी वजह से एक फीवर, खांसी, जुकाम रहा और वो 3-4 दिन में ठीक हो गया। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे कॉमन फ्लू है वो है कोरोना का फ्लू जी। तो आज अगर फ्लू हो रहा है तो हमको उसको कोरोना ही सोचना चाहिए जब तक वो गलत प्रूव ना हो जाए बाय टेस्टिंग। जी। सो कोरोना का फ्लू जो है वो लंबा समय तक चल रहा है और ज़्यादा क्षति कर सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फ्लू। और अगर फ्लू के सिम्टम्स नहीं है, जैसे आम जुकाम है तो हम उसको एलर्जी सोच सकते हैं, लेकिन जुकाम के साथ बुखार हो गया तो फ्लू सोचते हैं। जैसे ही फ्लू सोचते हैं कोरोना की इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। वही ना, अभी आज सुबह का ही बात है, मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ वो उनको जुकाम था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर इट इज़ अ फ्लू और वेदर इट इज़ अ एलर्जी, पर आपने अभी क्लियर कर दिया मुझे। हाँ जी, अभी जैसे कनक की कटाई हुई तो उसके टाइम पे हवा में मिट्टी आई, उस मिट्टी से लोगों को जुकाम हो सकता है, तो वो उनको हर साल होता था, इस साल भी हुआ, तो वो एलर्जी है। लेकिन आज अचानक से नया शुरू हुआ और साथ में बुखार हुआ और साथ में थकावट हुई और वो परसिस्ट किया 3-4 दिन, तो हमको कोरोना की तरफ सोचना पड़ता है। जी 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 जी, मतलब जैसे ये लक्षण हम लोग देखते हैं, वैसे तो हम लोग अपने पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम के साथ बुखार है तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। और ज़रूरी है भी हमको कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि प्रूव हो जाए कोरोना है या नहीं है, लेकिन शक पैदा करने के लिए ये सिम्टम ज़रूरी है। ठीक है। और सर, एक बार अगर कोरोना डायग्नोस होता है, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बाद लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं, है ना? तो आप प्लीज़ लोगों को ये बताएं कि उनको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और फिर इस टाइम पे उनको कैसे कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए। देखिए, कोरोना जब शुरू होता है, अगर शुरुआत में हम लोग कुछ एहतियात रखें तो हो सकता है कोरोना उतना क्षति ना करे। जी। कोरोना बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ है, पहले इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। पहले जो उम्र में बड़े थे या जिनको पहले से दिक्कतें थीं उनको कोरोना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, आम लोगों को, यंग लोगों को नहीं कर रहा था। लेकिन अभी कुछ समय में, पिछले 1-2 महीने में कोरोना बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ और जो यंग लोग हैं वो भी बुज़ुर्गों जितना ही सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी लंग्स भी 80% तक डैमेज हो जा रही है। इसलिए हमको ये समझना ज़रूरी है भाई कोरोना के 10-12 दिन कैसे प्रोग्रेस करते हैं। अगर आज हमारे को पहले दिन फीवर हुआ तो उसको हमको नोट करके रखना चाहिए भी आज पहले दिन सिम्टम्स थे, और हम फिर अब कोरोना में ये बोलने लग गए डे 5 पे क्या होगा, डे 6 पे क्या होगा, डे 10 पे क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, कोरोना के टाइम में पहले 4-5 दिन माइल्ड फीवर रहता है, बीच में कुछ 2-3 दिन शायद ऐसे आते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता और इंसान को लगता है मैं ठीक हो गया। जी जी जी। लेकिन उसके बाद फिर 5 दिन ऐसे आते हैं जिसमें दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर लोगों को ये पता हो कौन से दिनों पे क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं और इस सिम्टम को लेके क्या टेस्ट करवाने चाहिए, तो शायद वो पहले से ये जान सकते हैं कोरोना कितना बिगड़ने वाला है। और अगर वो जाना जा सके तो एहतियात के तौर पे हम काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो उसको बिगड़ने से रोक सकते हैं। 12 दिन के बाद कोरोना वायरस आम तौर से शरीर पे चला जा रहा है, लेकिन 12 दिन के लास्ट 5 डेज़ में जो क्षति करके गया उसको ठीक होते होते 1 से 2 महीने लग जाते हैं, आमतौर पे 10 दिन लग रहे हैं। तो वो जो लास्ट के जो 5 दिन हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है भाई हमारे को निमोनिया कितना हो गया, हमारे जो सोजिश के मार्कर्स थे, CRP बोल देते हैं या फिर इंटरल्यूकिन्स बोल देते हैं या फिर डी डाइमर बोल देते हैं, ये सोजिश के मार्कर्स कितने चढ़ने शुरू हुए, और हमारा जो
अपना इम्यूनिटी सिस्टम था, उस इम्यूनिटी सिस्टम के कुछ सेल्स हैं वो कितने कम हुए, उस इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरस से लड़ता है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। अच्छा। और कोरोना वायरस में स्पेशली लिम्फोसाइट लड़ के मर जाते हैं। तो अगर हम 100% सेल लें, उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट आमतौर पे 70 होता है, लिम्फोसाइट का 20 से 30 होता है। सडनली लिम्फोसाइट कम होने शुरू हो जाते हैं और इतनी जोर के कम होते हैं तो आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख के बता सकते हो अगर लिम्फोसाइट कम हो रहा है बहुत तेज़ी से तो ये बंदा दिक्कत की तरफ जा रहा है। और उसके बाद हम सोजिश के मार्कर्स करते हैं, फिर एक्सरे करते हैं 7 डे पे। अगर निमोनिया दिख जाए और सोजिश के मार्कर ज़्यादा दिख जाएं तो अपने को पता चल जाता है कि ये बंदा डिटोरेट कर सकता है और उसको इमीडिएट हम उसकी इम्यूनिटी लोअर करके या उसको एप्रोप्रिएट मेडिकेशंस देके हम उसको ठीक कर सकते हैं या ठीक की तरफ बढ़ा सकते हैं। जी 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 सर, यहाँ पर आपने चेस्ट एक्सरे की बात की। एक नया ही जो मार्केट में जो एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि सिटी स्कैन, लोगों को कई बार डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं सिटी स्कैन कराने के लिए, लंग्स इन्फेक्शन चेक करने के लिए। तो आपने बात की एक्सरे की, एक्सरे और सिटी स्कैन में डिफरेंस क्या है? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या सिटी स्कैन करवाने से जो आजकल हम लोग मार्केट में सुनाया जा रहा है हमें, सिटी स्कैन करवाने से कैंसर हो सकता है, तो ये बात कितनी सच है? देखिए, एक्सरे जो है ना वो एक तरह का प्लेन पिक्चर है जी। अगर मैं सामने से लाइट डालूं और पीछे से एक्सरे निकल जाए तो पूरी छाती एक ही पिक्चर पे छप जाती है। सो इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, जैसे हमारी आम पिक्चर्स होती हैं। हाँ। लेकिन अगर 2 बंदे आपस में एक के पीछे एक खड़े हैं तो पता नहीं चलेगा सामने कौन था पीछे कौन था, वो एकदम एक तरह छप जाएगा। अच्छा। सीटी स्कैन में क्या होता है, हम 3 डायमेंशनल देखते हैं। तो 3 डायमेंशनल देख के हम लंग का आगे का हिस्सा क्या पीछे का हिस्सा, हाँ, कौन सा बीमार है वो हम सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं। अच्छा। और सीटी स्कैन और बहुत काम आता है क्योंकि इसमें हम हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करते हैं जो बेसिकली लंग्स के हाई रेजोल्यूशन यानी कि काफ़ी बारीकी से लंग को देखता है। तो इन्फेक्शन जो थोड़ी है जो आम एक्सरे में शायद उतनी अच्छे से ना दिख सके, सीटी में दिखती है। और इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आया, इसकी स्कोरिंग होने लग गई भी, इतना स्कोर आ गया। तो जो स्कोर था वो एक क्वांटिटेटिव नंबर बन गया और उस क्वांटिटेटिव नंबर को आम ब्लड टेस्ट की तरह ट्रैक किया जा सकता है। भाई आज कोरोना था, 18 स्कोर था, ठीक होने के बाद 16 रह गया, 15 रह गया, 12 रह गया, 10 रह गया और ठीक हो गया। आज 8 स्कोर था। तो इससे क्या होता है, हम 8, 9, 10 तक हम माइल्ड बोल देते हैं, 10, 12, 20 तक हम मॉडरेट बोल देते हैं, 18 से 20 तक, और 18 के ऊपर हम सीवियर बोल देते हैं। तो हम पेशेंट्स को क्लासीफाई करने लग गए कौन सी कैटेगरी में है। अगर कोई जगह सीटी स्कैन नहीं है तो एक्सरे से काम चलाया जा सकता है, लेकिन सीटी ज़्यादा एक्यूरेट है। अब सीटी का ये दिक्कत हो गया क्योंकि हमारे देश में कई बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप टेस्ट करवा सकते हो, जिसको डर था वो सीटी करवाने लग गया और सीटी स्कैन भी बार बार करवाने लग गया। तो ये एक रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन है। तो लोगों को ये बताना पड़ा सीटी स्कैन खेल नहीं है, इसमें एक्सरे रेडिएशन है और एक्सरे रेडिएशन का एक कैंसर का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर साइंस में देखा जाए तो एक्सरे जो है वो मान लीजिए एक यूनिट है मिलीसीवर्ट, तो उस मिलीसीवर्ट में 0.05 मिलीसीवर्ट एक्सरे की रेडिएशन है वर्सेस सीटी स्कैन की रेडिएशन 1 to 3 मिलीसीवर्ट है, यानी कि 20 से 60 गुना या उससे भी कई गुना सीटी स्कैन रेडिएशन दे सकता है। अच्छा जी। और ये रेडिएशन हो सकता है कैंसर करे, लेकिन कितनी रेडिएशन कैंसर करेगी इसका किसी को अभी तक प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जाएगा भी अगर रेडिएशन ले रहे हो तो हमको लिमिटेड रेडिएशन लेनी चाहिए ताकि हमारे को कैंसर की दिक्कत ना हो, बट ये प्रूव नहीं है अदरवाइज। अब सारांश ये बनेगा भी अगर डॉक्टर बोल रहा है सीटी स्कैन के लिए तो हमको मानना चाहिए क्योंकि सीटी स्कैन की वैल्यू है, हम लोग मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम खुद से सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए अगर हमको शक डॉक्टर ने नहीं कहा है और हम अपने शक पे कर रहे हैं तो ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसकी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि अगर हम डॉक्टर साहब के साथ पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं, अगर वो हमारा पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल ले लेती हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब जब अगर मैं कोरोना से रिकवर कर गई है ना, उसके बाद भी क्या कुछ ऐसे चांसेस हैं, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिससे मैं मतलब आई कैन फील लो, उसके बाद भी मुझे क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है?
देखिए, कोरोना एक अजीब सी बीमारी हुई जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। हो क्या रहा है, 12 दिन 14 दिन के अंदर अंदर कोरोना शरीर से चला जाता है, लेकिन उसके इफेक्ट काफ़ी देर तक रह रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, किसी को खांसी शुरू हुई, वो खांसी 2-2 महीने ठीक नहीं हुई, 3-3 महीने ठीक नहीं हुई, जब तक उसका अप्रोप्रिएट इलाज नहीं हुआ। अच्छा जी। किसी की लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लग गई, लंग्स में फाइब्रोसिस बोलते हैं, रेशे बनने शुरू हो गए, लंग का एक्चुअल टिश्यू जो काम कर रहा था उसकी जगह स्कार बन गया, उसकी जगह फाइब्रोसिस पैदा होना शुरू। किसी को बुखार चढ़ना शुरू हो गया, 100 बुखार चढ़ता ही रहा। अच्छा। किसी को थकावट ही रही, 6 हफ्ते तक थकावट खत्म नहीं हुई। किसी को हाई डोज स्टेरॉइड देना पड़ा उसको बचाने के लिए, उसकी वजह से उसको शुगर की दिक्कत शुरू हो गई। अच्छा। किसी को दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से किडनी में डैमेज होना शुरू हो गया। तो जब जान बचाने की बारी आई, हमने पूरी जान लगाई, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स कहाँ पे छोड़ के गया ये समय के साथ पता चलता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आफ्टर 12 डेज सिम्टम्स रहते हैं जो बीमार हुए, और उन सिम्टम्स में सबसे कॉमन जो है वो है सूखी खांसी, वो है हल्का बुखार जो शाम को चढ़ता है। हल्का बुखार शाम को टीबी में चढ़ा करता था आमतौर पे, लेकिन अभी कोरोना सबसे पहला कारण बन गया जो शाम को हल्का बुखार काफ़ी दिनों तक चढ़ता रहा। सूखी खांसी, हल्का बुखार, उसके अलावा सांस में दिक्कत, लोगों को लगता है अभी भी सांस नहीं आ रहा है, एक सफोकेशन की फीलिंग रहती है, एक ब्रेथलेसनेस की फीलिंग रहती है। वो फीलिंग जो है वो सत्य है, तो उसको ओवरकम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे फुलाने को बोलते हैं, या स्पायरोमेट्री एक डिवाइस है जिसमें फूंक मारने को बोलते हैं, जिससे फेफड़े दोबारा से अच्छे से फूलने शुरू हों। तो ये जो सिम्टम्स अगर परसिस्ट कर रहे हैं ये कोरोना के हैं, और उसकी वजह से मरीज़ को असुविधा होती है और डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है, और डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि इसके लिए हमारे पास सेट प्रोटोकॉल नहीं है, अभी ये करने से ये होगा, एंड बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल पेशेंट हम अपनी अपनी दवाई चला रहे हैं। तो मतलब वंस दे गेट रिकवर्ड तो भी उनको एहतियात सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ जी, एक तो प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए उनको अपने सिम्टम्स रिकवरी हो जाएगी कोरोना के जाते, ये सत्य नहीं है। हाँ जी, कोरोना चला जाएगा अपने टाइम से शरीर से, लेकिन शरीर को जो क्षति करके गया वो शायद परमानेंट हो, वो परमानेंट होगी शायद, हर केस में नहीं, लेकिन मरीज को ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए सर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके लिए कौन कौन से हम लोग रेमेडीज? आफ्टर इफेक्ट्स के लिए देखिए, प्रोटोकॉल नहीं बने आज की डेट में, तो सिर्फ ये बताया गया कोरोना अगर हो गया है तो शरीर को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे पुरानी बीमारियां थी, खांसी होती थी सूखी तो ये दवाई देते थे, हाँ जी हाँ जी, है ना, तो लंग फाइब्रोसिस होता था तो ये दवाई देते थे। अब वो वाले प्रोटोकॉल को इकट्ठा करके हम लोग उस तरह से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट आज से 2-3 साल के बाद पता चलेगा, जब ये कोरोना निकल चुका होगा और हमको पता चलेगा मरीजों में क्या क्या साइड इफेक्ट रह गए। ठीक है सर, हम जानते हैं कि समय की कमी है हमारे पास, तो एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ सर। मैंने जैसे ही अपने प्रोग्राम की शुरुआत की कि भ्रम बड़े तरह के फैलाए जा रहे हैं, तो एक नया जो भ्रम है, मैं तो इसे भ्रम ही मानती, बाकी आप इस पर थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिएगा, स्पष्ट कर दीजिएगा कि जो कोरोना है वो 5G जो सिग्नल है उसकी टेस्टिंग हो रही है इंडिया में, इस तरह से इसी वजह से कोरोना है जो ज़्यादा फैल रहा है 5G की टेस्टिंग की वजह से। हाँ जी, तो ना ये एक तरह का ओपिनियन है, लोगों ने बोला। हाँ जी। और आज से 2-3 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डॉट हमारा सरकारी एक अदारा है जिन्होंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं है, और आइडियली भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 5G एक रेडिएशन है विच इज़ नॉन आयनाइजिंग। एक्सरे रेडिएशन जो होती है वो आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, और ये जो हमारी मोबाइल की रेडिएशन है ये आमतौर पे नॉन आयनाइजिंग होती है, यानी कि इनका क्षति बहुत कम होता है। अच्छा, ठीक है जी। और क्षति कम ना मात्र होता है, साइंस में आज तक ये पता नहीं है। जैसे हम लोग एक्सरे की बात किए, उसके मुकाबले इसका तो क्षति बिल्कुल ही नहीं पता, और इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। एक्सरे में रेडिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मान लीजिए आप पूरा साल सूरज की वजह से जो एक्सरे लिए होंगी, जो रेडिएशन लिए होंगी, सीटी स्कैन 1 मिनट के कम टाइम में उतनी रेडिएशन आपको दे देता है। और अच्छा। जो मोबाइल का है उतना रेडिएशन उसका नहीं है। अब लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया भी 5G की वजह से हो रहा है, जिसको सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है जी। अगर उल्टा देखा जाए तो कोरोना की वजह से एक्चुअली 5G उठ ही नहीं पाया। अच्छा। तो 5G जो शायद 2020 में लॉन्च होता, वो इसलिए लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग सारी तरफ लॉकडाउन में रहे, तो साइंस की तरक्की नहीं। 5G को क्षति पहुंची है, 5G की वजह से हमें कोई क्षति नहीं पहुंची है, उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण जरूर है भी जो चीज़ 2020 में आ जानी चाहिए थी वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से साइंटिफिक एंडेवर नहीं हो पाया।
जी जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए सब सवालों के, और आपके लिए इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख कर भेजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोरोना से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर लिख कर भेजिए, हम अपने अगले एपिसोड में उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।